हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमेश पाल आप सभी टीचर्स एस्पिरेंट्स का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि हम लोगों ने बाल विकास सीरीज़ अभी शुरू किया हुआ है, जिसका अभी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सारे कंटेंट्स के बारे में बताया था कि हम लोग इस बाल विकास सीरीज़ को 1 बाय 1 किस तरीके से डिस्कस करेंगे। उसी सीक्वेंस में आज मैं पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम था मनोविज्ञान एवं उसकी उपयोगिता। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जीवन में मनोविज्ञान विषय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि अध्यापकों को यह विषय पढ़ने का मौका क्यों मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान विषय की आवश्यकता क्यों है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला क्रम हमने जो रखा हुआ है उसमें ये है कि स्वयं को जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम खुद को जानें, हमारे अंदर ईश्वर ने किस प्रकार की रुचियाँ रखी हैं, कैसी हमारी क्षमता है, व्यवहार है, चिंतन कैसा है। चिंतन मीन्स वे ऑफ थिंकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है समस्या समाधान, इसको हम लोग बुलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। तो ये सारी कह सकते हो कि पावर्स हैं, शक्तियां हैं, क्या ये हमारे अंदर हैं और इनमें से किसका स्तर उच्च है। जनरली हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम इन सभी तथ्यों को नकारते हैं, हम इन सभी तथ्यों को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अंदर कैसी क्षमता है। तो देखिए, अगर क्षमता, रुचि और समस्या समाधान की योग्यता के आधार पर अगर हम टास्क नहीं लेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम फेल हो जाएंगे। मतलब ये वही वाली बात हो जाएगी कि हमारे शरीर में या मस्तिष्क में 20 किलो बोझ उठाने की क्षमता थी और मैंने उठा रखा है 30 किलो। तो सिंपल सी बात है कि वो उस पार नहीं जाना है, उसको सक्सेस नहीं होना है। तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि हमारे अंदर किस किस प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं या मैं हूँ कौन। ठीक है, फिर बात आती है दूसरों को समझने की। जो मनोविज्ञान है ये आपको दूसरों को समझने में बहुत मदद करती है। दूसरों को समझना क्यों ज़रूरी है कि जीवन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से लोग किस स्तर की उपलब्धियां हासिल कर पा रहे हैं, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं। मनोविज्ञान इनके व्यवहार को समझने में हमें मदद करेगा और इनसे मुझे अभिप्रेरणा मिलेगी। आते हैं, सबसे पहले हम नाम जानते हैं मेजर एलूवालिया का। ये मेजर हरपाल सिंह एलूवालिया ये सेना में मेजर पद पर थे। 1965 युद्ध के दौरान 1965 में जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उस कारगिल युद्ध के दौरान इन्हें कमर के आसपास के क्षेत्र में कुछ गोलियां लगी, जिसके कारण कमर के निचले भाग का जो हिस्सा था वो पैरालाइज हो गया। ठीक है, जिसके कारण इन्हें चलने फिरने में समस्या हो गई और ये व्हीलचेयर पर आ गए। कुछ समय के बाद इन्होंने अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाया कि ये व्हीलचेयर से खड़े होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। तो विद्यार्थियों, बात ये समझने की आवश्यकता है कि मेजर एलूवालिया एक तरीके से अपाहिज ही हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आ गई, जिसके बाद इन्होंने ये तय किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक खिताब अपने नाम करना है। ठीक है, दूसरा नाम आता है सुधा चंद्रन जी का। इन्हें कौन नहीं जानता है, मोस्टली महिलाएं तो ज़रूर जानती होंगी, है ना। ये टीवी एक्ट्रेस हैं और केरल की निवासी थी। ये मतलब बहुत ही बेहतरीन नर्तिका भी रही हैं। एक एक्सीडेंट के दौरान इनका पैर टूट गया, इसके बावजूद इनको तो ऐसा महसूस हो चुका था कि मैं अब शायद नृत्य कभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसके बाद इनके कृत्रिम पैर होने के बावजूद भी इन्होंने नृत्य करना बंद नहीं किया और कई सारे इस क्षेत्र में उन्होंने, या कला के क्षेत्र में उन्होंने कई सारे पुरस्कार भी जीत रखे हैं। दूसरी बात ही, ये किसी रामानंद सागर जी हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये सब जानते हैं कि जो हमारी रामायण आई थी अरुण गोविल जी की, जो सभी को शायद पसंद है, मेरे हिसाब से सभी उसी रामायण को, उन्हीं राम को, उन्हीं सीता को सभी लोग जानते हैं। तो वो जो रामायण थी, वो जो श्री कृष्णा था, दोनों के निर्देशक रामानंद सागर जी हैं।
रामानंद सागर जी लाहौर में जन्मे थे और धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन विवाह के दौरान इन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी शायद 20-21 साल की उम्र में, जो दहेज विरोधी थी, जिसके कारण इन्हें समाज और परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। पढ़ाई इनकी न बंद हो इसके लिए बहुत सारे इन्होंने प्रयास करे थे, जैसे कि बस सेवा पर काम करना और वेटर का काम करना, मतलब जो भी इनसे बन सका था वो सारा कुछ इन्होंने किया था। लेकिन धीरे धीरे इनके तो भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। प्रयास करने के दौरान ये फिल्मों के निर्देशक बने और उनमें से सबसे ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि दिलाई है टेलीविज़न के धारावाहिक आपके रामायण और श्री कृष्णा ने। तो इसलिए उत्तर भारत में भक्ति का बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने छेड़ा। लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है जिसका नाम है अजमल कसाब। ये आतंकी था, शायद कुछ लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में मुंबई ताज होटल पर एक अटैक हुआ था। कुछ आतंकियों ने वहाँ पर विस्फोट किए थे और पूरी मुंबई को दहला दिया था। इतनी विभत्स जघन्य हत्याएं इस कसाब ने करी थी। छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुज़ुर्गों को इस तरीके से इसने गोलियों से छन्नी किया था कि मतलब शब्द नहीं है कि इसके बारे में हम कुछ कह सकें। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, तो मुझे लगता है 20 से 21 वर्ष की ही थी जब ये भारत आया था। सबसे वीरता की बात तो ये मैं कहूँगा कि पूरी मुंबई पुलिस इसको ज़िंदा पकड़ने में लगी थी। उसमें एक कांस्टेबल थे तुकाराम, शायद कम लोग इनको जानते होंगे। तुकाराम ने अपने सीने पर कई गोलियां खा करके कसाब को उसने जिंदा पकड़ा था। कसाब को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2012 में इसको फांसी दे दी, तब जाके इसकी मृत्यु हुई। वो देश के लिए एक बड़ा मैसेज था। खैर, तो मनोविज्ञान क्या कर रही है, देखिए ना कि ये जो हमने विभिन्न 4 पिक्चर्स लगाई हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ खास और बहुत विशेष किया हुआ है, तो साइकोलॉजी इनको समझने में मदद करती है और हमें मोटिवेट करती है कि मुझे भी कुछ अपने ही क्षेत्र में कुछ विशेष किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लोगों की प्रसन्नता व अप्रसन्नता का कारण जानना। आप समझिएगा इस चीज़ को कि लोग प्रसन्न क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश क्यों होते हैं, लोग दुखी क्यों हो जाते हैं। जीवन में ऐसा क्या है जो हमें, हमारे भावों को दुखी करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की प्रसन्नता व अप्रसन्नता का क्या कारण हो सकता है। साइकोलॉजी हमारी यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मानव व्यक्तित्व व व्यवहार को समझना। नोटिस कीजिएगा कि जो मानव व्यक्तित्व होता है और उसके द्वारा उत्पन्न किया गया जो व्यवहार होता है, उससे साइकोलॉजी समझने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हमारे आसपास समाज में होने वाली घटनाएं व गतिविधियां, इनको समझने में कम्प्लीटली हेल्प करती है साइकोलॉजी। चूँकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो चेंजमेंट इतनी तेज कैसे, उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क और शरीर पर कैसे पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझने में मनोविज्ञान विषय हमारी मदद करता है। आइए विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और अगले पेज पर हम लोग समझते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है वो किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले तो हम एक बात समझते हैं, ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि जो साइकोलॉजी है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या साइकी शब्द का मीन क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ साइकी लिखा हुआ है, तो साइकी शब्द का मीन क्या है, या फिर ये जो आपका लोगोस है ये किस भाषा से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है साइकी, जिसका अर्थ होता है आत्मा। दूसरे का नाम है लोगोस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। साइकी और लोगोस दोनों ही ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और जिनका अर्थ है स्टडी ऑफ सोल, मतलब मनोविज्ञान जो होता है वो अध्ययन कर रहा है किसका, आत्मा का, और वो भी किस तरीके से, सिस्टमैटिक, वैज्ञानिक ढंग से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अगली बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमको ये सीखने का अवसर मिलेगा कि मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पर आपको समझने का मौका मिलेगा। जैसे हम जानेंगे कि मनोविज्ञान मुख्यतः 3 क्षेत्रों का अध्ययन करती है,
जिसमें से एक आता है आपका मेंटल प्रोसेस, दूसरा है आपका एक्सपीरियंसेस और तीसरा है आपका बिहेवियर्स। मेंटल प्रोसेस मीन्स मानसिक क्रियाएं या मानसिक प्रक्रिया। और ध्यान दीजिएगा कि जो मानसिक प्रक्रिया होती है, हम जरा इस पर गहनता से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा आप सभी कि जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो मस्तिष्क की क्रिया पर ही आधारित होती है, और जो मस्तिष्क की क्रिया होती है वो कोशिकीय क्रिया है, और कोशिकीय क्रियाएं जैविकी प्रक्रिया पर आधारित होती हैं। मतलब कम शब्दों में हम एक बात कहेंगे कि मानसिक क्रिया जो होती है कंप्लीटली प्रभावित होती है मस्तिष्क की क्रिया से, और मस्तिष्क की क्रिया एक प्रकार की कोशिकीय क्रिया है। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानसिक प्रक्रिया है उसकी जो चेतना है वो मस्तिष्क क्रिया से कहीं उच्च होती है। ठीक है, बिल्कुल ये वैसी बात हो जाती है जैसे कि एक हार्डवेयर, मस्तिष्क को हार्डवेयर आप कह सकते हो और मेंटल प्रोसेस को आप सॉफ्टवेयर बुला सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि जब किसी स्तर का मस्तिष्क को आघात पहुंचता है, मतलब जैसे किसी दुर्घटना में आपके मस्तिष्क को चोट लगती है, तो सबसे पहले कुछ एग्जामिन्स हमको करने होते हैं कि मस्तिष्क को किस स्तर का चोट पहुंचा हुआ है। तो हम एक न्यूरोसर्जन के पास जा रहे होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को समझने का कोशिश करता है, क्या वो सामान्य रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मस्तिष्क की अगर किसी मानसिक प्रक्रिया को आघात पहुंचा है तब हम मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट हमारा साइकियाट्रिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्षेत्र अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्सपीरियंसेस को, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात बता देंगे कि जो मानसिक क्रियाएं हैं, नोटिस कीजिएगा मैंने उसके नीचे एक पॉइंट लगा रखा है, इसको देखिएगा कि जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष होती हैं, मीन्स दिखाई नहीं देती हैं और निरंतर चलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको ये बता रहे हैं कि स्वतंत्र कैसे हैं, क्योंकि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अप्रत्यक्ष हैं, मैं अपने मन में मस्तिष्क में कुछ भी सोचूं, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मेरे मस्तिष्क में चलने वाली जो मानसिक शक्तियाँ होंगी या मानसिक क्रियाएँ होंगी उनको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जज नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात हमारी ये है कि निरंतर कैसे चलती है, निरंतर मीन्स कंटिन्यू चलती रहती हैं। मतलब कहा जाता है कि रात में सोते समय भी मानसिक क्रियाएँ होती हैं, मेंटल प्रोसीजर होता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं, हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की, अनुभव की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन चीज़ को ठीक से समझिएगा कि अनुभव क्या होता है। अनुभव के बारे में कहा जाता है कि जो अनुभव होता है ना वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रोसीजर से इफेक्ट होता है। ठीक है, और अनुभव जो होता है वो आंतरिक होता है और आत्मपरक होता है। आंतरिक और आत्मपरक होने का क्या अर्थ हो जाता है? आंतरिक का मतलब ये है कि ये मेरा पर्सनल हो गया, इनर साइट है। ठीक है, और आत्मपरक है मतलब पर्सनल है। इसका परीक्षण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे एक शब्द आता है, एक भाव है प्रेम। तो प्रेम को पढ़ना, प्रेम को सुनना और प्रेम में होना, दोनों बातों का मीन अलग हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेम में है वो प्रेम को अनुभव कर पा रहा है। अगर प्रेम को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो अनुभव हमारा भिन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक योगी है, जब वो योग करने बैठता है, अंतर्ध्यान में होता है, तो वो एक चेतना के भिन्न धरातल पर होता है। उसे वही महसूस कर सकता है और कोई नहीं महसूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं बिहेवियर्स। विद्यार्थियों में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो बिहेवियर्स होता है, जो व्यवहार होता है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार सामान्य है या असामान्य है, तो देखिएगा व्यक्ति के द्वारा किया गया जो व्यवहार होता है वो उसकी मानसिक क्रिया और अनुभव से पूरी तरह से प्रभावित होता है। या यूँ कह सकते हैं कि व्यवहार मानसिक प्रक्रिया और अनुभव का संगठित रूप होता है।
ठीक है। देखिएगा एक लास्ट लाइन हमारे पास है कि जो व्यवहार होता है वो मानसिक क्रिया व अनुभव का एक संगठित रूप है। मैंने वहाँ पर पॉइंट भी लगा रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ ठीक हैं तो सिंपल है कि उसका एक्सपीरियंस भी बढ़िया होगा, अच्छा होगा, और ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं, स्वस्थ होती हैं, तो बिहेवियर भी उसका ठीक होगा, सामान्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिएगा मैंने एक इमेज लगा रखी है जो है कि मेंटल प्रोसेस की है। ठीक, देखिएगा एक व्यक्ति का ब्रेन आपको दिख रहा होगा, मस्तिष्क दिख रहा होगा, जिसके अंदर मेंटल प्रोसेस हो रहा है। और वो मेंटल प्रोसेस होती क्या चीज़ है तो समझेंगे। मेंटल प्रोसेस में कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं, जैसे होता है चिंतन। ये एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया ही है। चिंतन क्या होता है? चिंतन का मतलब होता है किसी विषय वस्तु के बारे में गहनता से विचार करना, चिंतन है। जनरली लोग चिंता और चिंतन के बीच विभेद नहीं कर पाते हैं। चिंतन एक पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू होता है और चिंता नेगेटिव वाइब्स के थ्रू होता है। जनरली लोगों में चिंतन के स्थान पर चिंता ही हो रही है। ठीक, बात करेंगे स्मृति की, तो आगे की क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि मेमोरी का पार्ट क्या होता है। जैसे सामान्यतः सभी विद्यार्थियों की एक समस्या है कि वो कहते हैं कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं। तो बात ये है कि जब हम स्मृति को समझेंगे, जानेंगे, मेमोरी पार्ट हमारा किस सेक्शन में किस तरीके से काम करता है, किस प्रोसीजर में काम करता है, अगर वो बात हम समझ पाएंगे तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, यह एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस होता है। अवबोधन की बात करें, अवबोधन कुछ नहीं होता, अवबोधन को कहा जाता है इंग्लिश में नॉलेजमेंट बुलाते हैं इसको। ठीक, तो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। समस्या समाधान की अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी की बात हो रही है, जिसके ऊपर हम पीछे आपको बता ही चुके हैं। एक बात और कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वप्न व सोते समय दरवाजे की खटखटाहट का सुनाई देना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सोते समय भी मानसिक क्रियाएं बंद नहीं होती हैं। जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हम स्वप्न भी देखते हैं, और अगर हमारे रूम के दरवाजे को कोई नॉक करता है तो उसकी खटखटाहट हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उठ जाते हैं या जग जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि मस्तिष्क की क्रियाएं निरंतर चलती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि हम सोते समय सीखते भी हैं और स्मरण भी करते हैं। खैर ये तो मनोविज्ञान है, इसको समझने के लिए बहुत ही गहन अध्ययन करने होंगे, और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मैं इस विशेष विषय पर बहुत ठीक से चर्चा करता रहूँगा। नेक्स्ट इमेज देखिएगा, एक्सपीरियंस की मैंने लगाई है, जहाँ पर एक व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने एक बात कही कि रोमांच, जैसे जनरली हम लोग भी कभी घूमने जाते हैं, आप भी कभी घूमने जाते होंगे पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो एक अलग ही प्रकार का रोमांच होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण होता है, और प्रकृति से जो लोग आकर्षित होते हैं उन्हें रोमांच अनुभव होगा। लेकिन इसी को हम रिप्लेस करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों पर जाना ठीक नहीं समझते हैं, वो तीर्थ स्थल को पसंद करते हैं। ठीक है, उनको वहाँ आनंद आता है, वहाँ उन्हें रोमांच फील होता है। तो ये मानसिक प्रक्रिया के आधार पर किया गया अनुभव है। नेक्स्ट पॉइंट इसी पर आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम समय का अनुभव, मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति का जो अनुभव है वह दूसरा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। मृत्यु है क्या, कैसा अनुभव होता है, या वही व्यक्ति जान सकता है जो मृत्यु शैया पर हो। ठीक है, तो अंतिम समय का जो अनुभव है वह आत्मपरक हुआ और स्वतंत्र हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बिहेवियर की बात कर लेते हैं। बिहेवियर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट मैंने देने का प्रयास किया है, समझाने की कोशिश आपको करी है। देखिए कि समाज और परिवार के बीच हम रहते हैं, और यहाँ पर हम भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इसके लिए विशेष प्रकार की क्रियाओं को सीखने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। मस्तिष्क में इतनी शक्ति पाई जाती है कि अगर अचानक से परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य हमारे सामने खड़े हो जाते हैं तो हम तुरंत ही स्विच करके हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पिताजी अगर हमारे सामने आते हैं तो व्यवहार हमारा बदल जाएगा, माताजी सामने होंगे व्यवहार बदल जाएगा, धर्मपत्नी सामने होंगे व्यवहार बदल जाएगा, भाई और बहन होंगे उनके साथ व्यवहार बदल जाएगा, और जैसे ही अपने मित्रों के मध्य आएंगे तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं
कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मुझे और कहनी थी आप सभी से कि जो जो कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा, हर कंटेंट पे आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊँगा। उस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी मैं बताऊंगा। दूसरी एक बात और कहूँगा कि अगर आप टेट, सीटेट, सुपर टेट या KVS DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें पेडागोजी को लेकर के आपको समस्या है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, आप विश्वास कीजिएगा, कुछ समय तक हमसे जुड़िए। ये गारंटी है कि आपको मज़ा आने लगेगा और हर क्वेश्चन समझ में आएगा और जितने क्वेश्चंस आप मेरी वर्कशीट में पढ़ोगे वो सारे एग्जाम में आपको दिखेंगे और प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टिल देन बाय बाय, सभी लोग स्वस्थ रहिए।